ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग में प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। नमस्कार। कोरोना महामारी की दूसरी लहर कम हो चुकी है। तीसरी लहर की आशंका थी, लेकिन उसके भी आने के जो चांसेस थे वो बहुत कम थे। लेकिन अब इन सबके बीच एक और वायरस ने पूरे विश्व में दस्तक दे दी और वो था ओमिक्रॉन। है और कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। इसके लक्षण कुछ अलग हैं। इससे लड़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल वही है जो हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी फिर भी बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से जिज्ञासाएं हैं, बहुत से सवाल हैं जिसके बारे में हमारे श्रोता हमसे लगातार बात करते रहते हैं, लगातार पूछते रहते हैं। माध्यम रहता है आकाशवाणी। हम रोजाना ठीक 9:30 पर आपसे जुड़ जाते हैं एक विशेषज्ञ के साथ, जो आपके सवालों का जवाब देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और रोजाना आपके कुछ नए प्रश्न होते हैं जो जुड़े होते हैं सामाजिक जागरूकता से, जो जुड़े होते हैं लोगों से, जो बताते हैं लोगों की कि क्या कुछ करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। और अगर आप कोरोना से लड़ चुके हैं, कोरोना से पीड़ित हुए हैं और उसके बाद आप बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी आपको घेरे हुई है या फिर उसका संबंध कोरोना से है, तो फिर उसका जवाब हमारे पास, हमारे विशेषज्ञ के पास होता है। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर अनूप, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार एंड धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। ये नंबर टोल फ्री है। एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस नंबर पर आप फोन कर रहे हैं, दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं, तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से अब ओमिक्रॉन का वायरस डरा रहा है और अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कुछ राज्यों में जो है इसके जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में भी 1-2 मामलों की शुरुआत हुई और कुछ बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? क्या हमें उन्हीं सावधानियों पर, उसी बिहेवियर पर तटस्थ रहना होगा जो कि हमने अभी तक समझी हैं, जानी हैं, या कुछ और नई सावधानियों के साथ हमें अब ओमिक्रॉन से लड़ना होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, जैसे हम पहले भी बात करते आए हैं कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये कुछ दिनों के बाद अपना आकार चेंज करता रहता है, जिससे कि ये होस्ट के अंदर, यानी जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर ये इन्वेड कर सके और उनमें रह सके। क्योंकि हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी बनती है उसको इम्यून एस्केप मैकेनिज्म बोलते हैं, तभी इसमें वेरिएशंस आते हैं। तो जो ओमाइक्रोन अभी देखा गया, जो साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है और अभी 13 से 15 कंट्रीज में चला गया है, तो डेफिनेटली एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जा रहा है इसको, क्योंकि ये थोड़ा तेजी से फैल रहा है। लेकिन जो हमारी सावधानियां हम भारतवर्ष में करते आए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटोकॉल जारी किया है कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर का, वो सेम हमें फॉलो करना है। अगर आप देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से लोग थोड़े लापरवाह तो हो ही गए हैं। आप देख रहे हैं कि गैदरिंग्स बढ़ गई हैं और लोगों ने मास्क यूज करना बंद कर दिया है, तो ये चिंता का विषय है। तो मेरा सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है कि प्लीज आप अपने गार्ड्स को लोअर ना करें। इस समय आपको 2-3 चीजों का ध्यान बहुत रखना है। नंबर 1, मास्क पहन के ही बाहर जाना है। नंबर 2, भीड़-भाड़ की जगहों से जाने से बचना है। नंबर 3, अपने हाथ जो हम वॉश करने के लिए बोलते हैं साबुन से या सैनिटाइजर से, वो करते रहें। और नंबर 4, अपने आप को वैक्सीनेट जरूर करवा लें। अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई है डोज, तो सेकंड भी लगवा लीजिए। और अगर आपने एक दिन लगवाई है तो भी आप तुरंत जाके फर्स्ट डोज लगवा लीजिए। और लास्ट मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल, उनको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इस समय कई कंट्रीज में ओमाइक्रोन के वेरिएंट्स पाए गए हैं। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो एसओपीज बनाए गए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, वो फॉलो करना पड़ेगा। और क्योंकि जो भी वायरस हमारे भारतवर्ष में आया है वो हम जानते हैं इन बाहर से ही आया है। जो बाहर की कंट्री से लोग हमारे ट्रैवल करके आए हैं, वहीं से भारत में आया है। तो ये
आगे के लिए भी परेशानी क्रिएट कर सकता है। इसलिए अगर हम अपने सारे कोविड अप्रोच बिहेवियर फॉलो करते रहेंगे और ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट जो भारत सरकार ने जो मंत्र दिया था उसको फॉलो करते रहेंगे तो हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, डॉक्टर अनूप, आप यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं और यूरोलॉजी संबंधित बीमारियों के जानकार भी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ओमाइक्रॉन जो अब वायरस आया है, क्या ये भी उतना ही खतरनाक है किडनी संबंधी या मूत्र संबंधी बीमारियों के लिए जितना कोरोना के पहले वायरस थे? देखिए, अभी जो ओमाइक्रॉन के केसेस हैं भारत में तो बहुत ही कम हैं और दूसरे कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में बढ़े हैं। तो अभी इसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आई है, बट जितने केसेस अभी तक आए हैं उसके हिसाब से जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा घातक नहीं है और ज्यादातर पेशेंट्स को माइल्ड टू एसिम्प्टोमेटिक काइंड ऑफ इन्फेक्शन हुआ है और इसलिए अभी तक कोई ज्यादा घातक परिणाम नहीं देखने गए हैं। लेकिन क्योंकि ये शुरुआत है वायरस की, वेरिएंट की, और अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमें इसके बारे में पता लगेगा कि कैसे ये हमारी इम्यूनिटी को एस्केप करके और घातक रूप लेता है कि नहीं। तो अभी उस पर शोध चल रहा है, बट अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि ये पहले वाली वेरिएंट से ज्यादा घातक है। बट हाँ, ये एक कंसर्न है कि ये स्प्रेड कर सकता है तेजी से और उसीलिए भारत में और दूसरे कंट्रीज ने सारे एसओपीज जारी किए हैं। जी, डॉक्टर अनूप, कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट था उससे काफी सारे व्यक्तियों को प्रभावित किया था और उससे लोगों को कई तरह की बीमारियां भी हो गई थी। ऐसे में किडनी और मूत्र संबंधी जितनी भी बीमारियां थी वो काफी प्रोलॉन्ग हो रही हैं। ऐसे में अब इन पेशेंट्स को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह का अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे पास कई पेशेंट अभी भी ऐसे आ रहे हैं जिनको कोरोना हुआ था 4 महीने 5 महीने पहले और अभी भी उनको किडनी की जो संबंधी बीमारियां थी, इसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। और जब कोरोना होता है तो उसमें एक्यूट किडनी इंजरी हो जाता है, इसको AKI बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में सडनली आपका क्रिएटिनिन वैल्यू बढ़ जाता है और स्वेलिंग फेस पे और बॉडी में बढ़ जाती है, आउटपुट कम हो जाता है यूरिन का और उनको डायलिसिस की ज्यादा जरूरत पड़ने लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है एक्यूट फेज में होता है कोरोना, और जब रिकवरी होती है कोरोना से तब भी कुछ टाइम तक ये परसिस्ट करता रहता है। 3 महीने 4 महीने तक भी हमने देखा है पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और कई पेशेंट ऐसे हैं जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, उनमें अभी भी जो है किडनी पे जो एक्यूट इंजरी हुआ था अभी भी परसिस्ट कर रहा है। तो इसलिए इन लोगों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर आप कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं फिर भी अपने जो विशेषज्ञ हैं, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से आप दिखाते हैं, निरंतर उनके फॉलोअप में रहें। वो जो दवाइयां आपको बताएं वो समय समय पर लें और समय समय पर जांच कराएं, क्योंकि अब हम इनको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं अगर उनका ट्रांसप्लांट हो चुका है या अगर वो डायलिसिस पर हैं उनको भी हम कुछ ड्रग्स देते हैं। वो ड्रग्स को हमें निरंतर टाइट्रेट करते रहना पड़ता है और चेंज करते रहना पड़ता है। तो इसलिए इनको रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए और जो विशेषज्ञ सलाह दे उसको फॉलो करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो प्लीज सबसे जल्दी आके वैक्सीन लगवा लीजिएगा। जी, डॉक्टर, अभी भी कुछ लोगों को वैक्सीन को लेकर संदेह बना हुआ है, विशेषकर उन लोगों में जो किडनी संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं, और कुछ लोगों में ये भी संशय और संदेह बना हुआ है कि अब तो कोरोना के मामले बहुत कम है, एक टीका मैं लगवा चुका हूं, अब दूसरी डोज लगवाने की अब मुझे क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये एक मिथ है कि अगर हमने एक टीका लगा लिया तो हम बिल्कुल ठीक हो गए और आगे हमें कोरोना नहीं हो सकता है। जो हमारा रिसर्च ने बताया है कि जब हम 2 डोज लगाते हैं तो हमारी जो प्रोटेक्शन पावर है वो बढ़ जाती है। और अब तो नई शोध आई है कि 2 डोज लगाने के बाद हमें बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ सकता है। जैसे आपने देखा है हाल ही में DCGI ने एक निर्देश जारी किया है और उसमें एक सजेशन दिया है कि बूस्टर डोज आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ सेकेंड डोज आप लगवा सकते हैं। तो ये अभी एक निरंतर जो है शोध चल रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि पहला डोज लगाने के बाद सेकेंड डोज आपको जरूर लगवाना है। जैसे हम कहते आए हैं, कोवैक्सीन के लिए आप 4 to 6 वीक्स में लगा सकते हैं और कोविशील्ड में 8 से 12 हफ्ते पे लगा सकते हैं सेकेंड डोज। और सेकेंड डोज लगाने के बाद भी आपको सारा कोविड अप्रोच बिहेवियर फॉलो करते रहना है। और इसलिए स्पेशली वो पेशेंट जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, इनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी और इनको सभी को वैक्सीन लगवानी। जी, इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं, सीतापुर से मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर, जैसे वैक्सीन पहली लगवाने के बाद
और कितने दिनों के बाद दूसरी लगवानी पड़ेगी? और अगर बीच में अगर विलम्ब होता है, अगर नहीं हम लगवा पा रहे हैं, तो कितना तक हम रख सकते हैं बीच में? जी डॉक्टर अनूप। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा इन्होंने प्रश्न कि अगर इन्होंने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया है तो सेकंड डोज ये 4 से 6 हफ्ते पे लगवा सकते हैं। अगर कोविशील्ड का पहला डोज लगवाया है तो 8 से 12 हफ्ते में लगवा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश सेकंड डोज लेट कर गए, आप किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं कर पाए, तो मेरी सलाह है कि आप तुरंत जितनी जल्दी हो सकता है जाके सेकंड डोज लगवा लें, क्योंकि जब भी आप उसको लगवाएंगे एक तरह का बूस्टर की तरह वो काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर आप भूल गए हैं सेकंड डोज लगवाना, तो तुरंत जाके निकटतम अपने केंद्र में सेकंड डोज लगवा लीजिए। जी डॉक्टर, जो व्यक्ति डायलिसिस पर हैं, क्या वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है वैक्सीन लगवाने के लिए? बिल्कुल, जो लोग डायलिसिस पर हैं उनके लिए 2 हमारी सलाह रहती है कि अगर वो स्टेबल है, डायलिसिस पेशेंट अगर स्टेबल है, उसको कोई फीवर नहीं है, नंबर 1, उसको एक्यूट कोई जो है स्वेलिंग नहीं है। एक एक्यूट फेज होता है जब पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है और वो सांस लेने में तकलीफ, और वो वाली फेज में नहीं है, तो वो वैक्सीन जाके लगवा सकता है। क्योंकि कोई भी एक्यूट इलनेस में हम वैक्सीन लेने के लिए पहले मना करते हैं, पहले आप उसमें स्टेबल हो जाए एक्यूट डिजीज को, तब लगवाएं तो बेटर रहता है, ताकि आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बेटर डेवलप करती है। जी, चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे अगले श्रोता जो है महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार गुरुनाथ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर ये जो नया वेरिएंट सर ओमिक्रॉन के बारे में सर, ये 25 नवंबर को सर ये सिर्फ 2 देशों में आइडेंटिफाई हुआ था, डिटेक्ट हुआ था सर। ये अभी बढ़कर अभी 60-65 देशों में फैल चुका है सर। क्या ये इसी तरह आगे फैलता रहेगा तेजी से? जी, और सर अपना जो देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह हुआ है सर, इसी की वजह से जो हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं सर, अभी जो फिगर आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं जो कम आ रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा है क्या सर? ये हार्ड इम्यूनिटी बढ़ने से हमारे देश में जैसे लोग तो कोई प्रिकॉशन तो इसके बारे में तो ले ही नहीं रहे हैं सब। डॉक्टर, मुख्य रूप से प्रश्न इनका हार्ड इम्यूनिटी को लेकर है। ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीन जो है हम लोगों ने काफी हद तक काफी लोगों ने लगवा लिया है, कई करोड़ों के आंकड़े को हम लोग पार कर चुके हैं, क्या अब हम हार्ड इम्यूनिटी की ओर अग्रसर हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा कॉन्सेप्ट यही था जो वैक्सीनेशन स्टार्ट करने के, जब भारत सरकार ने स्टार्ट किया था, कि हम पहले लगभग जो हमारे 80 करोड़ जनता है, जो कि कोई 40 करोड़ जो हमारे बच्चे हैं, अभी हमने उनको नहीं लगाया है। 80 करोड़ की जनता है, उनको हम 2 डोज लगाना चाहते थे। तो अभी जैसे हम जानते हैं 110 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 1 डोज लग चुका है एटलीस्ट, और जो सेकंड डोज है वो भी 40 से 50 करोड़ को लग चुकी है। तो हम डेफिनेटली एक हार्ड इम्यूनिटी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारा जो डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव है वो बहुत कम हो गया। ऑलमोस्ट जो सेकंड वेव थी हमारी, अब ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में बहुत कम हो गई है, सिर्फ 8,000-9,000 केसेज ही आ रहे हैं पर डे के हिसाब से। तो डेफिनेटली हार्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो हमारा जो लक्ष्य है पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। बट जिस स्पीड से भारत सरकार काम कर रही है, तो अगले 3-4 महीने में मुझे लगता है कि वो हम लक्ष्य पूरा कर लेंगे। जी। अब उसके बाद फिर हमें बच्चों को इम्यूनाइज करना है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, और उसको भी हम स्टार्ट करेंगे और उसको भी अचीव करेंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम कंप्लीट हार्ड इम्यूनिटी अचीव कर सकते हैं। जी। डॉक्टर अनूप, कोरोना महामारी के दौरान बहुत से पेशेंट आपके पास ऐसे भी आए होंगे जो कि पहले से ही किडनी से पीड़ित थे, किडनी के रोग से पीड़ित थे। क्या कोई ऐसे भी मरीज आए हैं जिन्हें विशेष तौर पर किडनी का इन्फेक्शन हुआ हो कोरोना के बाद या ड्यूरिंग कोरोना? बिल्कुल, हमारे पास जब कोरोना इस समय बहुत चरम सीमा पे था, सेकेंड वेव जब पीक था, तब भी हमारे पास काफी पेशेंट्स के कॉल भी आते थे, और कई पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हमें दिखाने आते थे, क्योंकि उनको सडनली डायलिसिस की जरूरत पड़ गई थी ज्यादा, और वो नॉर्मली हम उनको हफ्ते में 2 डायलिसिस का प्रिस्क्राइब करते हैं। उस टाइम में उनको 3 से 4 डायलिसिस करानी पड़ रही थी, और उनका इन्फेक्शन भी बढ़ गया था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इनका ट्रीटमेंट बढ़ा, तो वो पेशेंट को कंट्रोल कर लिया गया, और फाइनली वो स्टेबल फेज में आ गए। और रिकवरी के बाद भी, जैसे मैंने बताया, कुछ पेशेंट्स हैं जो अभी भी जो है पूरा रिकवर नहीं कर पाए हैं कोविड से, और उनके अंदर एक्यूट किडनी इंजरी का जो इफेक्ट है अभी भी चल रहा है। तो इसलिए इन पेशेंट्स को खास सावधानी बरतनी चाहिए। जो हम बताते हैं, खान पान की जो प्रिकॉशंस वो फॉलो करना है, अल्कोहल टोबैको बिल्कुल अवॉइड करना है, और दवाइयां अपने आप से नहीं लेनी है, जो विशेषज्ञ बताएंगे वही दवाइयां लेनी है, और नंबर 4 पे आपको वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। तो अगर ये 3-4 चीजें रखेंगे, भीड़ भाड़ जाने से बचते हैं,
तो फिर हमने देखा है कि इन पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। जी डॉक्टर, कोई व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि उसको किडनी का इन्फेक्शन हो गया है या उसको यूरोलॉजी संबंधी कोई बीमारी हो गई है, ताकि वो अपने आप को जानकारी ले सके, किस तरह से डॉक्टर के पास जा सके? जिन पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले सिम्टम उनको आता है कि पेशाब बार बार जाना और उसमें जलन हो जाना। उसके अलावा कई बार पेन होना शुरू हो जाता है लोअर एब्डोमेन में, नीचे की तरफ नाभि के नीचे। और अगर इन्फेक्शन ऊपर चले जाए, किडनी में चला जाए, तो ऊपर वाले जो कि पेट का अपर पार्ट होता है, वहां भी पेट में दर्द हो सकता है। उसके साथ में बुखार आ जाता है पेशेंट को, और कई बार जो हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स हम बोलते हैं, इसमें कपकपी छूटती है, वो बुखार नॉर्मली तब आता है जब इन्फेक्शन किडनी में चला जाता है। तो ये डिफरेंट प्रकार के स्टेजेस होते हैं इन्फेक्शन के किडनी के, और कई बार पेशाब में खून भी आ सकता है। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जाके विशेषज्ञ को दिखाना है, और इसको हम एक सिंपल से टेस्ट करके डायग्नोज कर लेते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट करके, और उसके बाद का ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। जी, चर्चा हम रखेंगे जारी। इस बीच दिल्ली से अगले श्रोता वजीर जो हैं हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा के साथ, अपने सवाल के साथ। वजीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं वजीर जी? मैं ये जानना चाह रहा था सर कि पिछले दिनों हम गए थे मधेपुरा बिहार, वहाँ पे हमारे को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी। अब मैं वहाँ से मैं आ गया दिल्ली। अब यहाँ पे दिल्ली में वैक्सीन लग रही है, तो यहाँ पे कोवैक्सीन लग रही है, तो मैं पूछ रहा था क्या मैं कोवैक्सीन लगाऊं या कोविशील्ड वाला ही लगाऊं दूसरा डोज? डॉक्टर अनूप, हेलो। हाँ जी, बिल्कुल। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि क्योंकि इनको पहली वैक्सीन कोवैक्सीन लगी थी, तो सेकंड डोज उनको कोवैक्सीन की ही लगवानी है। और अगर आपको पहली वैक्सीन डोज कोविशील्ड की लगी है तो आपको कोविशील्ड ही लगवानी है, क्योंकि अभी क्रॉस वैक्सीनेशन का जो शोध है अभी तक वो पूरा नहीं हो पाया है, और इसलिए अभी हम रिकमेंड नहीं कर सकते कि एक अगर आप वैक्सीन दूसरी लगा रहे हैं तो दूसरी डोज दूसरी की लगा लें। तो अभी आपको सेम वैक्सीन ही लगानी है जो आपने फर्स्ट डोज लगाई थी। इसी से आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होगी और आपको प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगा। डॉक्टर साहब, अब तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज की चर्चा हो रही है। बूस्टर डोज से क्या अभिप्राय है, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये उसी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगेगी या आपको किसी और कंपनी या किसी और वैक्सीन की भी बूस्टर डोज आप लगवा सकती हैं? बिल्कुल, देखिए बूस्टर डोज की हम बात तब करते हैं क्योंकि हमें पता है जब हम कोई वैक्सीन लगवाते हैं तो जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं वो एक सीमित समय तक रहती हैं, उसके बाद वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा अभी रिसर्च में आया है कि जब हम 2 डोज लगा रहे हैं तो अराउंड 9 मंथ्स तक वो इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई कंट्रीज, इसमें अमेरिका है, यूरोप है, उन लोगों ने थर्ड जो डोज है इसको थर्ड बूस्टर डोज के नाम से कह रहे हैं, लगाना शुरू कर दिया है। और उसमें फाइजर है, मॉडर्ना, इन्होंने अपना बूस्टर डोज मार्केट में लेके भी आ गए हैं। अब जहां तक बात है कि क्या वैक्सीन को चेंज कर सकते हैं बूस्टर डोज, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक वो यही कह रहे हैं कि आप सेम वैक्सीन ही लगवाएं, लेकिन अभी रिसर्च चल रही है कि क्या हम वैक्सीन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन पूछा, क्रॉस वैक्सीनेशन भी, ये भी रिसर्च चल रही है। कुछ समय लगेगा, बट जैसे जैसे रिसर्च आएगा तैसे तैसे हमारी रिकमेंडेशंस चेंज होंगी। बट अभी जो है बूस्टर अगर हमें लगवाना होगा तो सेम वैक्सीन का ही थर्ड डोज लगेगा। जी, हमारी अगली श्रोता है बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। आइए इनका भी प्रश्न सुनते हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के धन्यवाद। नवीन से नमस्ते जी। नमस्कार। और आपके साथ एक्सपर्ट है उन्हें भी मेरा नमस्ते जी। कहिए, क्या जानना चाहती हैं रिंकी जी? जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सर दूसरा वेब मैंने देखा कि जो हमारे बात है, तो जैसे एक्सपर्ट लोग बताते थे कि मतलब जो दूसरा वेब कोरोना है वो सीधा मतलब किडनी पे, यानी हार्ट जो है वो हार्ट पेशेंटों को सीधी, जैसे युवा हमने देखा। तो सर ये क्या हो सकता है कि मतलब अगर कोरोना होकर अगर वो ठीक हुए, तो हमने देखा कि बहुत लोग मतलब किडनी खराब हो गया या फिर कोई सांस की बीमारी से जूझ रहा है, तो ऐसा कुछ है कि मतलब अगर तो उनके लिए क्या कुछ ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि उनकी? जी डॉक्टर, ये मुख्य रूप से जानना चाहती हैं कि कोरोना के कारण अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या किसी व्यक्ति को लंग्स की प्रॉब्लम हुई है, तो कोरोना के ठीक हो जाने के बाद क्या वो बीमारी जो है परसिस्ट करेगी या वो बीमारी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि जब आपको कोरोना हुआ उस समय आपकी इम्यूनिटी लेवल क्या था, या आपको कोई बीमारी पहले से थी कि नहीं। अगर आपको पहले से ही कोई हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, या उसके अलावा कोई आपको इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन है जिसको जैसे कैंसर है
या किडनी फेलियर है, तो ऐसे पेशेंट में जब कोरोना होता है तो वो बीमारी के जो लक्षण और कॉम्प्लिकेशन परसिस्ट करते हैं और समय लगता है लंग्स को रिकवर करने में, हार्ट को रिकवर करने में, किडनी को रिकवर करने में। लेकिन अगर आप एक स्वस्थ इंसान है और आपको कोरोना हुआ और उसमें आपका अगर इन्फेक्शन हो भी गया किडनी में या हार्ट में, तो वो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली कोरोना के ठीक होने के बाद विद इन 1 मंथ तक आप बिल्कुल रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो मैंने बताया हाई रिस्क ग्रुप है, उनमें 3 से 6 महीने तक परसिस्ट कर सकता है जो सिक्यूले हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इसलिए हमने पोस्ट कोविड क्लिनिक्स का शुरुआत किया पूरे भारतवर्ष में, जहां पर इसी तरह के पेशेंट को देखा जाता है। अभी भी कई पेशेंट्स आ रहे हैं पोस्ट कोविड क्लिनिक्स में, बट समय के साथ उनकी कॉम्प्लिकेशन ठीक होने लग जाती है। आपको सही मेडिकेशन करना है, सही दवाई लेनी है और डॉक्टर को दिखाते रहना है, तो बहुत जल्दी आप उपचार से ठीक हो जाएंगे। अगले श्रोता है हमें हरियाणा के गुरुग्राम से सुभाष जी, वो हमें लगातार फोन कर रहे हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। जी नवीन सर, नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते? डॉक्टर साहब जी मेरा नमस्कार। जी, क्या जानना चाहते हैं सुभाष जी? जी सर, धन्यवाद। लेकिन सर एक सब चीज मैं कहना चाहता हूँ, जो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल रावत जी को मैं 10 सेकंड लूंगा सर प्लीज। उनको मैं श्रद्धांजलि करूँ कहना चाहूँ, बहुत क्षति हुई है, जो दुर्घटना हुई है सर उनके साथ, और उनके साथ मधुकर रावत जी का भी और श्रद्धांजलि देता हूँ। और सुभाष जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी। जी सर, मेरा सवाल ये है सर, जो पैरालिसिस होता है और जो पक्षाघात बोलते हैं, तो मेरी भाभी को पक्षाघात हुआ था जो 5 साल पहले, तो अभी तो खैर टीका उनको लगवाना, जैसे बूस्टर डोज अगर लगे तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा या मतलब कुछ बॉडी में कुछ इफेक्ट कर सकता है? ये सुभाष जी, आपकी भाभी ने दोनों डोजेज लगवा ली हैं? जी, सवाल अधूरा रह गया है। डॉक्टर अनूप, 2 डोजेज लगवाने के बाद ये बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, भाभी को पक्षाघात हुआ था, पैरालिसिस हुआ था, क्या अगर बूस्टर डोज आती है तो वो लगवा सकती हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर इनको पहले स्ट्रोक हुआ जिसकी वजह से पैरालिसिस हो गया है, तो भी ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि शुरू में कुछ लोगों को डाउट था कि कोविशील्ड से थोड़ा थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और खून जम जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में इतने करोड़ लोगों को लग चुका है और वो हमारे सामने कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, तो बिल्कुल सेफ है। जिनको स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, वो भी 3rd डोज चाहे कोवैक्सीन अगर लगाई है पहले तो कोवैक्सीन की बूस्टर लगेगा, और कोविशील्ड लगाई तो कोविशील्ड का बूस्टर लगेगा। डॉक्टर अनूप, बूस्टर डोज की लगातार बात कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी हमने लगातार बूस्टर डोज की चर्चा की है, और जैसा कि विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर आपके दोनों डोजेस हो भी चुकी हैं, उसके बाद भी आपकी इम्यूनिटी, आपकी एंटीबॉडीज कम हो जाएंगी, तब आपको बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। क्या हमें बूस्टर डोज लगवाने से पहले अपनी एंटीबॉडीज को चेक करवाना होगा, या मैंडेटरी है या जरूरी है, या बिना इसको लगवाए भी जब भी सरकार कहेगी हमें बूस्टर डोज लगवानी होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि अगर जब बूस्टर डोज जब भी आएगा कि आपको एंटीबॉडी ही चेक करनी है, क्योंकि एंटीबॉडीज चेक करने के जो टेस्ट होते हैं कई बार वो गलत भी रिजल्ट दिखा सकते हैं। और ऐसे अभी जितनी कंट्रीज मैंने आपको बताया, यूरोप है, यूके है, यूएस, वहां भी कोई एंटीबॉडी चेक करके नहीं लगा रहे हैं बूस्टर डोज। वहां टाइम लिमिट के बाद लगा रहे हैं कि अगर आपका 9 मंथ्स हो चुका है 2nd डोज को, तो आप इसको लगवा लीजिए। तो ये टाइम इंटरवल के साथ है, क्योंकि ऐसा शोध में आया है कि 9 महीने के बाद हमारी एंटीबॉडीज नॉर्मल से कम हो जाती हैं। तो इसलिए आपको एंटीबॉडीज चेक कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी यह गाइडलाइंस आएंगी तो आप उस टाइम इंटरवल के बाद आप जाके बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, ओमाइक्रॉन जो नया वायरस आया है, इसको चेक करने का, इसको टेस्ट करने का क्या वही तरीका है जो कि कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स को चेक करने का तरीका था? बिल्कुल। देखिए, ओमाइक्रॉन जो है, जो हम नॉर्मल कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, वो उसमें भी पॉजिटिव आता है, लेकिन उससे ये नहीं पता लगता है कि ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं। उसमें सिर्फ ये आएगा कि आपको कोविड इन्फेक्शन है। इसलिए जहां हमें डाउट है कि ये, सपोज जैसे हमने बताया कि ये साउथ अफ्रीका से फैला है, और जितनी कंट्रीज में अब इस समय जा चुका है, अगर वहां से कोई पेशेंट हमारे भारतवर्ष में आ रहा है और हमें सस्पेक्ट है, तो अब हम उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग करवाते हैं आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद। तब वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग में कंफर्म होता है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट है कि नहीं। जैसे हम जानते हैं कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट में 20 से 30 जो म्यूटेशंस हैं वो एक ही साइट पर पाई जाती हैं। तो ये बड़ी स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग से ही पता लगेगा, नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट से नहीं पता लगता है। तो इसलिए पहले आपका आरटीपीसीआर होगा। अगर आपको सस्पेक्ट में आते हैं कि आप उस कंट्री से आए हैं जहां पर ओमाइक्रॉन फैला हुआ है, तब वो आपको जीनोमिक सीक्वेंसिंग में भेजेंगे, या आप ऐसे इंसान के संपर्क में आए जो भारत में ऑलरेडी ओमाइक्रॉन से ग्रसित है,
तो भी आपका जीनोमिक सीक्वेंसिंग किया जा सकता है। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से चंद्रकांत जी, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। चंद्रकांत जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नवीन जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। जी नमस्कार। एक्चुअली डॉक्टर साहब, ये जो नया वाला वेरिएंट आ रहा है, इसका एक तो करेक्ट नेम थोड़ा जानना चाहते हैं कि उसको समटाइम्स वी आर कॉलिंग इट ओमाइक्रोन और कभी इसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। इसका करेक्ट नाम क्या है एक्चुअली? और दूसरी बात, इसकी सावधानी हम लोग किस तरह से बरते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप केसेस कर रहे हैं, दिल्ली में भी काफी केसेस कर रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी सावधानी क्या बरते जिससे हम लोग बचे रहे हैं? जी डॉक्टर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं डॉक्टर अनूप की ये ओमाइक्रॉन है या ओमिक्रॉन है, इसका सही नोमेनक्लेचर, सही नाम क्या है? क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए इससे बचने के लिए? और यहाँ पे एक जिज्ञासा, एक प्रश्न मेरा भी है डॉक्टर साहब कि क्या इसके सिम्टम्स कोरोना से मिलते जुलते हैं या कुछ अलग तरह के सिम्टम्स हैं? बिल्कुल, देखिए जो भी नोमेनक्लेचर हमने कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के किए, ये ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से किए। अल्फा, गामा, लैम्डा, कप्पा, इस तरह से हमने बहुत सारे वेरिएंट, बीटा वेरिएंट हमने नाम दिए, जो कि ग्रीक लैंग्वेज है, क्योंकि हम वो नहीं चाहते थे कि किसी नाम को उसको स्टिग्मा लग जाए, कि हम किसी नाम से स्टिग्मा लगा दें। तो इसलिए ये जो अब है, इसको ओमाइक्रोन बोलते हैं। माइक्रोन से मतलब है, माइक्रोन एक हमारा पैरामीटर होता है साइज नापने का, माइक्रोमीटर, जो कि 10⁻⁻⁶ होता है। इसलिए इसको नाम ओमाइक्रोन उन्होंने दे दिया है, जो कि ग्रीक वर्ड में ही उसका शब्दावली में आता है, तो इसको ओमाइक्रोन बोलते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने पूछा कि इसके सिम्टम्स क्या हमारे डेल्टा वेरिएंट से अलग है? हाँ, अभी तक जो पेशेंट्स आए हैं उनमें ज्यादातर पेशेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स हैं, जिसमें देखा गया है कि फीवर हो सकता है, हेडेक है और डायरिया हो सकता है। किसी किसी को वॉमिटिंग भी हुआ है, लेकिन लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल कम पाया गया है, जो कि डेल्टा वेरिएंट में ज्यादा था। एक तो ये डिफरेंस दिखा गया। दूसरा, जो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि सांस में दिक्कत होना, सैचुरेशन ड्रॉप करना, अभी तक जो पेशेंट्स में आया है वो कम देखा गया है। यानी कि ज्यादातर पेशेंट में माइल्ड देखा जा रहा है, मॉडरेट टू सीवियर वाले कम देखे जा रहे हैं। तो इसलिए अभी तक हम यही कह सकते हैं कि जो नॉर्मल किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है, गला खराब हुआ, इसके साथ में सिर दर्द है, माइल्जिया यानी कि बॉडी में एक है, और इसके अलावा डायरिया है, तो ये बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट से थोड़े अलग है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा थे, इसमें वो कम है। तो इसमें एक तरह से हम कह सकते हैं, एक अच्छी बात है कि डेल्टा वेरिएंट से कम घातक अभी तक लग रहा है, लेकिन जैसे से आगे रिजल्ट आएंगे हमें पता लगेगा कि क्या ये और घातक हो सकता है या उससे कम ही घातक रहेगा। जी डॉक्टर, चलते चलते अब हम आपसे संदेश चाहेंगे, आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे ताकि हम आने वाले वक्त में अपने आप को, अपने समाज को और खुद को इस वायरस से बचा के रख सकें? मैं सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे सेकेंड वेव भारतवर्ष में आया और सुनामी की तरह आया, हम उसको नहीं चाहते कि थर्ड वेव भारत में वापस आए। तो जो ओमाइक्रोन वेरिएंट का जो इसमें खतरा दूसरे देशों में आ गया है, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप प्लीज अपने गार्ड्स को लोअर ना करें। इस समय आप अपने सारे कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर को फॉलो करें, मास्क लगा के चलें, हाथ सैनिटाइज करते चलें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। और अभी बेवजह ट्रैवल करने से, इंटरनेशनल ट्रैवल करने से बचें, क्योंकि अभी समय ये नहीं है कि आप बिना किसी कारण के वेकेशंस पे या ट्रैवल करने जाएं। अपने आप को बचा के रखें। जी डॉक्टर अनूप, हमसे जुड़ने के लिए, जिज्ञासाएं शांत करने के लिए, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 131 करोड़ 99 लाख से भी ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और अगर आप अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो जाइए वैक्सीनेशन सेंटर और टीका लगवाइए। बहरहाल, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के यूरोलॉजी विभाग में प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।